हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपने, क्योंकि अब एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, अगर आपने ज़रा सी भी पढ़ाई नहीं की हुई है, थोड़ा सा भी टाइम अगर आप नहीं दे पाए हैं, या थोड़ा बहुत आपने पढ़ाई की हुई है लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है, तो किस तरह से आप सीटेट को पार कर सकते हैं, सीटेट में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे फैक्ट हैं, कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके आप अगर कम से कम भी पढ़े हुए हैं सीटेट के लिए, तो भी आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकती हैं या अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस बार आपका जो सीटेट होगा वो पार हो जाएगा। बस बहुत ही आसान सी भाषा में आपको समझाएंगे। बस आपको पॉजिटिव और निगेटिव जो टैग वर्ड हैं इनको ध्यान में रखना होगा। जो क्वेश्चन होंगे आपको पूरे पढ़ने होंगे। क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा सभी ऑप्शंस आपको ध्यान से पढ़ने होंगे, और पॉजिटिव निगेटिव वर्ड छांट करके आप बहुत ही आसानी से वो प्रश्न हल कर सकते हैं। तो बिना मतलब अगर आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हुए हैं, सिलेबस अगर आपने नहीं कंप्लीट किया हुआ है, फिर भी आप सीटेट में बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से वो फैक्ट हैं, कौन कौन से टिप्स हैं। तो आज सबसे पहले टिप्स की अगर हम बात करें, यानी कि ये जो टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से आप देखिए पूरी वीडियो। और बिल्कुल मैं मतलब कह सकता हूं बिल्कुल गारंटी के साथ कि अगर जरा सा भी इन जो टिप्स हैं, जो फैक्ट हैं, अगर आपने फॉलो किया एग्जाम में, तो आप अच्छे से अच्छे अंक सीटेट में प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो बड़ा आंसर चुनें, लेकिन आंसर पॉजिटिव हो। यानी कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन आपको छोटे लग रहे हैं और एक जो ऑप्शन है वह बड़ा ऑप्शन लग रहा है, यानी कि कम से कम 2 से 3 लाइन में अगर वो आंसर है, तो आप अगर वो क्वेश्चन नहीं जानते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है तब, यानी अगर आपको आंसर आता है तब तो आप अपने हिसाब से चूज कीजिएगा। लेकिन अगर वो आपको आंसर नहीं आता है तो 4 ऑप्शंस में से अगर 3 ऑप्शन छोटे हैं और एक ऑप्शन अगर आपका बड़ा है, और क्वेश्चन जो है वो अगर पॉजिटिव है और आंसर भी अगर आपको पॉजिटिव लग रहा है, तो आप उसको बिल्कुल टिक कर सकते हैं। बिल्कुल ही आपके लिए वह जो उत्तर होगा वो सही हो जाएगा। यानी कि आप आंख मूंद करके जो बड़ा आंसर है आप उसको टिक कर सकते हैं। फिर दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, बच्चों को सम्मान देना। यानी कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बच्चे को सम्मान देने की बात की जा रही है, बच्चे को सर्वा माना जा रहा है, यानी कि बच्चे को कहीं से भी हतोत्साहित नहीं किया जा रहा है, उसको अधिक से अधिक बढ़ावा देने की बात की जा रही है, तो आप उस ऑप्शन को बिल्कुल आंख मूंद के उसको टिक कर सकते हैं, आप उसको लगा सकते हैं, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आप अभी हम आपको टिप्स बता रहे हैं, फिर अभी क्वेश्चंस के द्वारा आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको ये टिप्स हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, आपको उस पर अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले आप ये टिप्स जान लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन के द्वारा आपको भी समझाएंगे कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों को आपको सम्मान देना होगा, यानी कि जो बच्चे होते हैं बच्चों को ही सब कुछ समझें। अगला पॉइंट है, यानी कि आप बच्चों को ही सब कुछ समझें। वो कितनी भी गलतियां कर रहे हैं, कितने भी क्लास में इधर उधर टहल रहे हैं, शोर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको बच्चों को दंड नहीं देना है, बच्चों को कुछ भी नहीं करना है। सब कुछ आप बच्चों को ही समझेंगे, बच्चों को सर्वे सर्वा समझेंगे, बच्चे को ही आप एकदम समझ लीजिए भगवान ही समझेंगे, उनको दंड वंड बिल्कुल भी नहीं देना है। फिर आगे बात करते हैं कि सभी या ए बी दोनों विकल्प चुनें। फिर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन उसमें ऑप्शन दिया हुआ है सभी सही हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, फिर 4th ऑप्शन में लिखा होता है ये सभी विकल्प सही, तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आपको क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आप उस कंडीशन में जो सभी विकल्प सही वाला ऑप्शन होता है आप उसको भी चुन सकते हैं। या कभी कभी ए व बी दोनों विकल्प दिया होता है कि ए व बी दोनों सही हैं, तो आप इसको भी चुन सकते हैं। 60 से 70% आप के क्वेश्चन सही होने और क्वेश्चन सही हो जाने की पूरी संभावना है। कभी कभी आपको 80% तक भी यह क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना हो जाती है। तो अगर आप हमारी यह वीडियो पूरी देख रहे हैं, पूरी देख लेते हैं, तो बिल्कुल आप कम से कम यहाँ से 50 से 60 जो क्वेश्चंस होंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि पेडागोजी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाते हैं, ऐसे ही उनका जो लेवल होता है ऐसे ही होता है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। फिर अगला टिप्स की बात अगर की जाए
तो अगली टिप्स है हमारी टिप्स नंबर 2, टैग वर्ड। यानी कि टैग वर्ड कौन कौन से आपको ध्यान में रखना है, निगेटिव और पॉजिटिव। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन निगेटिव में पूछा गया है तब आपको कैसे ढूंढना है, और कोई क्वेश्चन अगर आपको पॉजिटिव में पूछा गया है तब आपको कैसे उसको हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं निगेटिव और पॉजिटिव के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं निगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं जो आपको ढूंढना रहेगा। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या बालकों के लिए या बच्चों के लिए बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए, बच्चों को कैसे क्या नहीं सिखाना चाहिए। तो जब नहीं आ जाता है क्वेश्चन में, वहां पर ये जो टैग वर्ड हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होने वाले हैं। और इन टैग वर्डों को ध्यान करके, निगेटिव टैग वर्डों को ध्यान करके आप 20 से 30 क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं। तो पहला टैग वर्ड है केवल या मात्र या सिर्फ। अगर कहीं पे आपको केवल शब्द मिल रहा है या मात्र शब्द मिल रहा है या सिर्फ शब्द मिल रहा है, तो वो अगर निगेटिव में है क्वेश्चन तो आप उसको आंख मूंद कर टिक कर दीजिए, बिल्कुल सही होने वाला है। क्योंकि केवल और मात्र और जो सिर्फ है यह निगेटिव होता है, यह नकारात्मकता की ओर ले जाता है। फिर रटना, याद करना और कंठस्थ करना। यानी कि बच्चों को रटाना बिल्कुल नहीं है, याद नहीं कराना है, बच्चों को कंठस्थ नहीं कराना है। तो ये भी अगर पॉइंट में आपको दिख रहा है, कब, जब क्वेश्चन निगेटिव में है, अभी हम आपको क्वेश्चन करवा के भी बताएंगे। तो रटना, याद करना और कंठस्थ करना अगर ये भी दिख रहा है तो भी आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। फिर बच्चों को दंड नहीं देना है, सजा नहीं देना है, बच्चों को समस्या नहीं समझना है, बच्चों को बोझ नहीं समझना है, और जो कुछ उसको पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो उनको बोझ नहीं लगना चाहिए। इसीलिए अगर यह कोई ऑप्शन भी अगर आपको दिख रहा है तो भी आप उसको टिक कर सकते हैं। फिर हतोत्साहित, निष्क्रिय या रोजगार। आपको बच्चों को किसी प्रकार से हतोत्साहित नहीं करना है, बच्चों को निष्क्रिय नहीं करना है। यानी कि बच्चे को ही सब कुछ सर्वोसर्वा मानना ही मानना है। बच्चे को किसी भी प्रकार का दंड, सजा, उसको रटाना, उसको कंठस्थ करना, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर अगले पॉइंट की बात करते हैं, वैज्ञानिक शब्दावली, व्याकरण और सीमित जो होता है इन टैग वर्डों को भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर ये कहीं पर भी आते हैं तो वो भी निगेटिव में ही जाएंगे। फिर पुस्तकीय केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। अगर कहीं पर, क्योंकि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो बालक केंद्रित है, बालक को केंद्र में रख करके ही शिक्षा ग्रहण की जाती है, शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इसके अलावा अगर आपको पुस्तकीय केंद्रित या शिक्षक केंद्रित कहीं पर भी मिलता है तो यह भी निगेटिव होता है, क्योंकि जो शिक्षा है वह बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो शिक्षक केंद्रित भी होगा तो भी गलत है, और पुस्तकीय केंद्रित है तो भी गलत है। तो इन वर्डों को ध्यान में रख करके भी आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। फिर अगली बात करते हैं लैंगिक असमानता। यानी कि आपको लैंगिक असमानता नहीं करनी है, लैंगिक भेदभाव नहीं करना है, लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि जो लड़के हैं वो जल्दी सीखते हैं, जो लड़कियां हैं वो जल्दी से नहीं सीखती हैं, वो देर से सीखती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो अगर लैंगिक असमानता दिख रही है नहीं के क्वेश्चन में, निगेटिव के अर्थ में, तो भी आपका यह क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप इसको लगा सकते हैं कि लैंगिक असमानता को महत्व आपको नहीं देना है। फिर त्रुटियों पर महत्व ना देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर त्रुटियों पर महत्व ना देना का ऑप्शन आ रहा है तो आप इसको कट कर देंगे, क्योंकि त्रुटियों पर आपको महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि त्रुटियों के द्वारा ही बच्चा सीखता है। फिर अगला है खाली स्लेट। यानी कि जो बच्चा होता है वो खाली स्लेट होता है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो बच्चा जब घर से आता है, विद्यालय आता है, तो वह बहुत कुछ पहले से ही सीख रहा होता है। मातृभाषा, उसको अपनी मातृभाषा आती है, और बहुत कुछ उसके जो समाज में रहने के लिए जो कुछ भी जरूरी होता है उसमें से लगभग कुछ बातें उसको आती हैं। इसीलिए वह खाली स्लेट नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। तो ये निगेटिव टैग वर्ड्स थे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और आप इन वर्डों को ध्यान में रख करके अगर आप एग्जाम देखने चले जाते हैं सिर्फ यही ध्यान दे करके, तो आप बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं सीटेट में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो हमारा अगला पॉजिटिव टैग वर्ड, यानी कि क्या कुछ पॉजिटिव में अगर क्वेश्चन सकारात्मकता में पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा जाता है, तब आप कौन कौन से टैग वर्डों का ध्यान रखेंगे। पहला सर्वांगीण विकास। यानी कि अगर पूछा जाता है कि शिक्षा के द्वारा क्या किया जा सकता है, बच्चे का विकास कैसे किया जा सकता है, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। तो अगर कहीं पर भी पॉजिटिव क्वेश्चन है और सर्वांगीण विकास ऑप्शन में है तो आप उसको आराम से आंख मूंद कर लगा सकते हैं। फिर अगला है बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है। तो बच्चे जो होते हैं वो करके सीखते हैं, हस्तपरक अनुभव के द्वारा सीखते हैं, और जो करके सीखना होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्थायी होता है, बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तो अगर यह भी ऑप्शन में है
तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही होने वाला है। फिर सम्मान, लगाव और प्रोत्साहन, यानी कि बच्चे को किसी भी कार्य के लिए उसको सम्मान प्रदान करना, अगर उसने अच्छा कार्य किया है तो उसको सम्मान देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा दंड बिल्कुल भी नहीं देंगे। फिर लगाव और प्रोत्साहन, बच्चों को अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करना या उनको प्रोत्साहन प्रदान करना, यह भी बिल्कुल ध्यान में आपको रखना होगा। अभी आप इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो पहले आप टैगवर्ड देख लीजिए, फिर आप अपने हिसाब से भी क्वेश्चन करने की कोशिश भी कीजिएगा। फिर अगला है जिज्ञासा व समावेशी शिक्षा, यानी कि बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करना। समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है कि सभी बच्चों को, सभी जो भी बच्चे होते हैं उन बच्चों को एक साथ बिठाएं, एक साथ में ही उन बच्चों को शिक्षा ग्रहण करें, चाहे वो मंद बुद्धि के बालक हों, तीव्र बुद्धि के बालक हों, किसी भी प्रकार के समस्यात्मक बालक हों, तो उनको अलग से शिक्षा नहीं देना बल्कि एक समावेशी शिक्षा उनको प्रदान करना चाहिए। फिर अगला है श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी कि दृश्य श्रव्य जो सामग्री होती है इसके द्वारा जो अधिगम होता है वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है, और जो सीखना होता है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, और एक लंबे अवधि तक, एक लंबे समय तक बच्चों के मनोस्मृति तक, बच्चों के मन में, बच्चों के दिमाग में जो भी वर्ड होता है वह अधिक समय तक उपस्थित रहता है। तो अगर दृश्य श्रव्य सामग्री कहीं पर भी दिखे अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप आंख मूंद करके इसको लगा सकते हैं। फिर संसाधन, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। अगर कहीं पर भी पॉजिटिव क्वेश्चन है और विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग वर्ड दिख रहा है तो आप इसको आंख मूंद कर लगा सकते हैं। फिर अगला है गतिविधियों पर आधारित, यानी कि जैसे कि विज्ञान शिक्षण जो होता है वो गतिविधियों पर या प्रयोगों पर आधारित होता है, तो गतिविधियों पर आधारित अगर ऑप्शन कहीं पर भी आपको दिख रहा है तो आप उसको सही कर सकते हैं, आप उसको सही टिक लगा सकते हैं। फिर बाल केंद्रित और व्यवहार कुशलता, जैसे कि वर्तमान समय जो है, वर्तमान जो शिक्षण प्रणाली है वो कैसी है, तो ऑप्शन आपको दिखेगा शिक्षक केंद्रित है, पुस्तक केंद्रित है, बाल केंद्रित है या इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वह बाल केंद्रित है, तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। फिर आगे अगर हम बात करें वास्तविक जीवन से जोड़ना, यानी कि जो भी शिक्षण अधिगम किया जा रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है, तो उसका जो कक्षा कक्षीय शिक्षण है, कक्षा कक्षीय जो अधिगम है, तो उसको ऐसा अधिगम कराएं जो उसके वास्तविक जीवन से जुड़ा हो, उसके विद्यालय से बाहरी जीवन से उसको जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। तो ये भी आपका बहुत ही पॉजिटिव है। कई बार ये पूछा गया है, खास करिए एनसीएफ 2005 में इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। एनसीएफ में बताया भी गया है कि विद्यार्थी को ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो उसकी स्कूली वातावरण से बाहर का जो वातावरण है उससे जुड़ करके हो। तो इस प्रकार से यह भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे बात करते हैं सर्वांगीण विकास, त्रुटियां अधिगम का हिस्सा, यानी बच्चों का ऐसा अधिगम प्रदान करें जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। और जो बच्चे बार बार त्रुटियां करते हैं इसके लिए क्या है, तो अगर बच्चे बार बार त्रुटियां कर रहे हैं तो इससे यह त्रुटियां जो होती हैं वो बच्चों के अधिगम का हिस्सा होती हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि एक श्याम एक कक्षा 2 का छात्र है, वह अपने शिक्षण के अधिगम के दौरान विभिन्न प्रकार से बार बार वह त्रुटियां करता है, तो वह त्रुटियां किस लिए सहायक हैं, त्रुटियां कैसी हैं, तो ए ऑप्शन है त्रुटियां अगर कर रहा है तो आप उसको दंड देंगे, बी ऑप्शन है उसको त्रुटियों के लिए आप उसको क्लास से बाहर कर देंगे, सी ऑप्शन है त्रुटियां जो होती हैं वो अधिगम का हिस्सा होती हैं, और डी ऑप्शन हो जाता है कि जो त्रुटियां हैं इन त्रुटियों के द्वारा उसको आप दंडित करेंगे। तो दंडित तो करना ही नहीं है, तो जो ऑप्शन होगा आपका सी, त्रुटियां अधिगम का हिस्सा हैं, तो ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि त्रुटियों के द्वारा ही जो बालक होता है वह सीखता है, बार बार वो त्रुटियां करेगा, बार बार कार्य को दोहराएगा, फिर धीरे धीरे करके वो सीखेगा, धीरे धीरे करके वो अधिगम करेगा। तो ये थे हमारे पॉजिटिव और निगेटिव कुछ टैग वर्ड्स जिनको आप ध्यान में रख करके बहुत ही अच्छे अंक जो है आप सीटेट में प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल ये कोई कहने की बात नहीं है, अगर बहुत ही अच्छे तरीके से आप इनको ध्यान में रख लेते हैं और सीटेट में अगर आप जा करके बैठते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, और एक बात, क्वेश्चन जब भी आप पढ़िए तो क्वेश्चन तो पूरा पढ़िए, साथ में ऑप्शन आपके जो चारों दिए हों तो चारों ऑप्शंस आप जरूर पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप पहला ऑप्शन पढ़िए या दूसरा ऑप्शन पढ़े, आपको लगा कि हाँ दूसरा ऑप्शन ही सही है तो आप उसको टिक कर दे रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, क्योंकि सीटेट में क्या होता है कि सारे ऑप्शंस आपको एक जैसे लगते हैं, तो क्या पता आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो, तो इसीलिए आप चारों ऑप्शंस जरूर पढ़ें। तो अब चलिए आगे बढ़ते
बढ़ते हैं और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स बताए हैं इन पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वह विशेषता जो सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है तो ऑप्शन भी हम निगेटिव ही ढूंढेंगे। तो ऐसी कौन सी विशेषता है जो सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है? तो ए ऑप्शन है आमने सामने की अंतःक्रिया, बी ऑप्शन है वैयक्तिक जवाबदेही, सी ऑप्शन है कार्यों पर जोर और डी ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित। तो निगेटिव क्वेश्चन है और निगेटिव टैग वर्ड ढूंढना है। तो चलिए हम बात करते हैं निगेटिव टैग वर्ड में हमने क्या बात की थी कि जो शिक्षा केंद्र जो शिक्षण है वह शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो ये निगेटिव में है, क्वेश्चन भी निगेटिव में है, तो यही ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा। तो निगेटिव क्वेश्चन और डी ऑप्शन जो हमारा है शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण प्रणाली है वह नहीं होनी चाहिए। तो वह विशेषता जो सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। यानी कि अभी हमने बताया कि छात्र बार बार क्लास में शैतानियां कर रहा है, बार बार जो छात्र है वो उदंडता दिखा रहा है, बहुत ही शैतानी पूर्वक व्यवहार कर रहा है, क्लास को पढ़ने नहीं दे रहा है, शोर मचा रहा है। तो इस प्रकार के अगर वो अवांछित व्यवहार कर रहा है तो इसके लिए आप एक टीचर हैं तो क्या करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे? पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन भी हम पॉजिटिव में ही ढूंढेंगे। तो उससे माता पिता को सूचित करना, उसके माता पिता को आप सूचित करेंगे। छात्र को दंडित करना, छात्र को दंडित करेंगे तो पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ही ढूंढना है। दंडित आपको करना ही नहीं है, उसे नजरअंदाज करना है, नजरअंदाज भी नहीं करना है। अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना, यानी कि उन अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाएंगे कि बालक क्यों इस प्रकार के व्यवहार कर रहा है और उसका हम उपचार करेंगे या उसके जो भी अवांछित व्यवहार हैं उसके कारणों का पता लगा करके उनको दूर करने का प्रयास हम करेंगे। तो इस प्रकार डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन पॉजिटिव ऑप्शन है तो यही सही होगा। तो इस प्रकार से आप पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव आंसर ढूंढ करके आप टिक कर सकते हैं और निगेटिव ऑप्शन है क्वेश्चन है तो निगेटिव ऑप्शन भी ढूंढ करके आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके डेफिनेटली सही होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, युवा शिक्षार्थियों को हिंदी सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्रभावी तकनीकी है? यानी कि पॉजिटिव आंसर है, पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव आंसर ही ढूंढेंगे कि आपको विद्यार्थी को हिंदी सिखाना है तो कौन सी तकनीकी के द्वारा आप हिंदी सिखाएंगे? तो ए ऑप्शन है रटकर याद करना, बिल्कुल नहीं, निगेटिव है, रटना है ही नहीं। सीधा अनुवाद, एकदम सीधे आप अनुवाद पर ही पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी निगेटिव है। कहानी सुनना और भूमिका निभाना, ये पॉजिटिव लग रहा है लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ेंगे। फोर्थ ऑप्शन है हमारा व्याख्यान आधारित निर्देश, तो यह भी एक निगेटिव है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्यान आप करेंगे तो जो कक्षा का वातावरण होगा वो निरसपूर्ण हो जाएगा, जो भी वातावरण होगा वो रोमांचकारी नहीं बन पाएगा। तो कहानी सुनाना और भूमिका निभाना, इस प्रभावी तकनीकी के द्वारा जो विद्यार्थी हैं उनको हम हिंदी सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन पॉजिटिव ऑप्शन है, यानी कि पॉजिटिव ऑप्शन है और यही ऑप्शन आपको ढूंढ करके टिक करना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हिंदी के व्याकरण के नियम पढ़ाते समय क्या महत्वपूर्ण है? पॉजिटिव आंसर है, पॉजिटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव आंसर ढूंढेंगे। तो ए ऑप्शन है नियमों को याद करने पर जोर देना, बिल्कुल नहीं। याद करना, कंठस्थ करना, याद करने पर जोर देना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सार्थक भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है लेकिन हम और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। छात्रों को रचनात्मक रूप से भाषा का उपयोग करने से हतोत्साहित करना। और अगला चौथा क्वेश्चन है डी, केवल लिखित अभ्यास पर जोर देना। तो यहाँ पर केवल शब्द है तो केवल भी निगेटिव होता है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। फिर छात्रों को रचनात्मक रूप से भाषा का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित करना, तो हतोत्साहित भी नहीं करना है, उनको उत्साहित करना है, तो इसलिए हतोत्साहित भी नहीं करना है, तो इसलिए यह भी निगेटिव है। तो इस प्रकार से हमारा जो बी ऑप्शन है यही हमारा ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि सार्थक भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो इस प्रकार से यह जो ऑप्शन पॉजिटिव है और यही ऑप्शन हमको टिक करना रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें तो हमारा अगला प्रश्न है हिंदी भाषा शिक्षण में सांस्कृतिक जागरूकता की क्या भूमिका है? यानी कि जो हिंदी भाषा शिक्षण है इसमें सांस्कृतिक जागरूकता की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो ए ऑप्शन है हमारा भाषा सीखने के लिए अप्रासंगिक है,
बी ऑप्शन है यह छात्रों को विविधता और भाषा संदर्भ की सराहना करने में मदद करता है। सी ऑप्शन है यह सीखने की प्रक्रिया को जटिल बनाता है। जटिल है तो निगेटिव आंसर। यह भाषा के प्रदर्शन को सीमित करना ही नहीं है, यह भी निगेटिव है। अप्रासंगिक वर्ड है, यह भी निगेटिव है, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार कैसे आप थोड़ा सा भी ध्यान करके आप क्वेश्चन सही पर सही करते चले जाएंगे और आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे सीटेट में। और अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं की है, मान लीजिए आप कुछ भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हुए हैं सीटेट में, फिर भी आप बहुत अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर ले जाएंगे। तो आज के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? यानी कि जो प्रभावी पर्यावरण है प्राथमिक कक्षाओं में, उसको पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी हो सकती है? ए ऑप्शन व्याख्यान विधि। व्याख्या करना ही नहीं है प्राथमिक कक्षाओं में, क्योंकि व्याख्यान विधि होती है ये उच्चतर कक्षाओं के लिए है। रटने की विधि, रटवाना है ही नहीं, रटने से कोई मतलब ही नहीं है, बच्चों को रटवाना है ही नहीं। सी ऑप्शन है गतिविधि आधारित शिक्षा, बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन हम फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ेंगे। और डी ऑप्शन है तानात्मक विधि, ऐसी कोई विधि भी नहीं है तानात्मक विधि, तो इसीलिए यह भी गलत है। तो इस प्रकार से जो गतिविधि आधारित शिक्षा है यह पॉजिटिव आंसर है और यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में जाना कि किस प्रकार से आपने अगर थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं की है, अगर थोड़ा सा भी आपको समय नहीं मिला है पढ़ने का सीटेट के लिए, तो अगर आप इन वर्डों को थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा भी अगर इन वर्डों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो निगेटिव और पॉजिटिव जो टैग वर्ड्स हैं, तो इनके द्वारा, इस टैग वर्ड्स के द्वारा आप बहुत ही अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर ले जाएंगे और आपको पूरा का पूरा लाभ मिलेगा इन टैग वर्डों के द्वारा। और क्या करेंगे आप, थोड़े से ही अगर थोड़ा सा भी अगर आप पढ़े होंगे या थोड़ा सा भी नहीं पढ़े होंगे, फिर भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीटेट इस बार पक्का क्वालिफाई कर लेंगे। बार बार आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका नहीं निकल रहा है सीटेट, आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपने अगर यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख ली, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो पर बने रहें, तो आप सीटेट इस बार पक्का निकाल लेंगे, ये गारंटी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेती हैं और क्वेश्चन उसी हिसाब से आप जा करके परीक्षा में अगर आप बैठते हैं और इसी के अनुसार अगर आप हर क्वेश्चन पे ऐसे ही टैग वर्ड्स ढूंढ करके, नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढ करके अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो डेफिनेटली आप अच्छे अंक से पास होने वाले हैं। तो चलिए, ये था हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।